स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज से शुरू करने वाले हैं हम अपनी तैयारी। और हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को उठाएंगे, उस क्वेश्चन को पूरा एकदम विस्तार में पढ़ लेंगे, जिससे कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है हम उसको आराम से सॉल्व कर सकें। तो चलिए देरी ना करते अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है मैच लिस्ट फर्स्ट टू लिस्ट सेकेंड। ठीक, तो हमारे जो पहला लिस्ट में दिया है मास, इनर्शिया, फोर्स एंड वेलोसिटी। और सेकेंड लिस्ट में दिया है रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन। सेकेंड है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। थर्ड है मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन और लोड। फोर्थ है क्वांटिटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट्स में धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो आता है वो होता है मास। मास क्या होता है? मास की अगर हम बात करते हैं, अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज इन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी, मतलब ये अगर पेन है तो इस पेन को बनने में क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है, ये हमारा मास होता है। ठीक, अब इसकी जो कुछ की पॉइंट्स उसको देख लेते हैं। इनर्शिया, अब इनर्शिया देखिए हमारा सेकंड पॉइंट पे है, लेकिन इसके अंदर भी इनर्शिया आता है, तो दोनों हमारा कवर हो जाएगा इसी में। तो अगर हम इनर्शिया की बात करें तो इनर्शिया क्या होता है कि जैसे कोई वस्तु है वो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहता। ये दो तरह के होते हैं। ठीक, एक रेस्ट, एक मोशन। इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन। अगर हम रेस्ट की बात करें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही में रहना चाहेगी। अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए, वो अपने जो है कि अवस्था को बदलना नहीं चाहिए। अब क्या होता है, ये कब तक नहीं बदलेगी? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए तब तक ये अपने पोजीशन को नहीं बदलेगी। ये हमारा इनर्शिया होता है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं सेकंड जो की पॉइंट में आता है हमारा ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्रेविटेशन क्या होता है इसको भी देख लेते हैं, और ये हमें आगे भी हमें पढ़ना ही है अभी। तो ग्रेविटेशन क्या होता है, एक कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये है, तो इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ से हर जगह से बल लगेगा इस ऑब्जेक्ट के कोई केंद्र बिंदु पर, मतलब सेंट्रल पॉइंट पर। और वो चीज़ नीचे की तरफ, सरफेस की तरफ जो है कि वो हमेशा लगेगा। और ये इमेजिनरी होता है, ये हमें दिखता नहीं लेकिन लगता है। इसको और समझने के लिए हम जैसे कह सकते हैं कि अगर हम किसी लेडी की बात करें या लड़की की बात करें तो उसका जो पेल्विक रीजन होता है वहाँ पर महिलाओं का केंद्र बिंदु होता है। ठीक, तो वो ज़्यादा स्टेबल रहती हैं। मेंस का थोड़ा ऊपर होता है चेस्ट के साइड, क्योंकि मेंस का चेस्ट जो है ज़्यादा भारी होता है, इसलिए चेस्ट की तरफ होता है। ठीक, इसलिए वो थोड़े कम स्टेबल होते हैं। और अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों में क्या होता है ना कि जो केंद्र बिंदु होता है वो बहुत ही ऊपर होता है, जिसके कारण कि वो चल ही नहीं पाते। तो इसका मतलब यहाँ तक तो हमें ये समझ में आ गया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी, मतलब वो ऑब्जेक्ट अपने केंद्र बिंदु से चारों दिशाओं में चलने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक, यही हमारा ग्रेविटेशन होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो हमारी पृथ्वी है वो तो बहुत ही वेटेड है, बहुत ज़्यादा वेटेड है। और उस पर जो हम ये ह्यूमन है वो कम वेटेड है, इसलिए क्या करता है, जो पृथ्वी जो रहता है वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। अब कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को तोड़ दें तब पर भी जो उसमें मटेरियल यूज हुआ है वो उतना ही रहेगा। ठीक, वो कम नहीं होगा। अब कैसे? अगर बात करते हैं, अगर हम एक कागज लिए A4 साइज का और उसको कई भागों में काट देते हैं तो हर भाग में उतना ही मटेरियल तब पर भी रहेगा, चाहे उसको हम कितना भी फाड़ दें, काट दें, कुछ भी कर दें। ठीक, अब हम नेक्स्ट है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट होती है केजी। ठीक, तो हमने इस जो ये मास वाला एरिया पढ़ा इसमें हमने दो चीज कवर कर ली, एक तो मास, एक इनर्शिया। अब हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोर्स क्या होता है हम ये भी देख लेते हैं। तो फोर्स का अर्थ होता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं जिसके कारण कि उसके पोजीशन में बदलाव आ जाते हैं तो वो हमारा फोर्स होता है। ठीक, हम ऐसे कर सकते हैं, ये एक बाहरी कारक होता है जिसके कारण वस्तु के अवस्था में परिवर्तन होता है, तो ये हमारा फोर्स हो गया। इसको हम ऐसे जान सकते हैं जैसे एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड के लिए जैसे मान लीजिए ये मेरा तराजू है, इस साइड भी मैंने 5 किलो का भार रख दिया, इस साइड भी 5 किलो का, तो ये एकदम स्टेबल कंडीशन में है। और अनबैलेंस्ड में अगर मैंने इधर 5 किलो का रख दिया, इधर 3 किलो का रख दिया, तो ये हमेशा इस तरफ, मतलब थोड़ा ज़्यादा भार है वो उस तरफ झुक जाएगा, तो ये हमारा अनबैलेंस्ड हो गया। अगर हम इसके टाइप के बारे में बात करते हैं तो टाइप दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स। कॉन्ट्रैक्ट फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फोर्स में भी दो फोर्सेस आते हैं, एक हमारा होता है मस्कुलर और एक होता है हमारा फ्रिक्शनल। मस्कुलर फोर्स की अगर हम बात करें तो जो हमारे मसल्स द्वारा उत्पन्न एनर्जी द्वारा, मतलब वो हमारे मसल्स द्वारा उत्पन्न होते हैं जिससे कि हम कोई क्रिया कर सकते हैं, जिससे कोई कार्य कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे फुटबॉल को किक करना हुआ तो सबसे पहले क्या करेगा, हमारा जो मसल्स है वो स्ट्रेंथ उत्पन्न करेगा, उसके बाद हम उस बॉल को किक करेंगे। ठीक,
नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स में क्या है कि जैसे अगर कोई ग्राउंड है उसमें हमारी बॉल लगातार लुढ़कते हुए आगे जा रही है तो वो एक समय आकर रुक जाएगी। वो क्यों रुकेगी? क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोज करता है किसी भी फोर्स का। ठीक, तो अब जैसे हमारी बॉल आगे की तरफ तो ये हमारी जा रही है, लेकिन वो एक समय जो हमारा वहाँ पे घास रहेगा वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा जिसके कारण कि वो रुकेगी। ठीक, तो ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में, नॉन कॉन्टैक्ट में 2 फोर्सेस आते हैं, ये भी बहुत 3 फोर्सेस आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स रहते हैं। सबसे पहले अगर हम फोर्स की बात करें तो होता है मैग्नेटिक फोर्स। अब नॉन कॉन्टैक्ट से तो आपको पता चलेगा, जैसे कॉन्टैक्ट में हम फिजिकली उस ऑब्जेक्ट को छू सकते थे, तो नॉन कॉन्टैक्ट में हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं छू सकते। तो जो हमारा जो पहला फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, जैसे कि अगर ये मान लीजिए किल है और ये जो है हमारा मैग्नेट है, अगर हम इसको पास लाएंगे तो ये ऑटोमेटिक इसको अटैक करेगा और चिपका लेगा अपनी साइड। तो ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे कि हमने अभी शुरुआत में ही पढ़ लिया। ठीक, तो पृथ्वी और ह्यूमन वाला जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था शुरुआत में वही हो गया। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि हम 2 गुब्बारे ले लिए, इसमें क्या होगा, हमने एक गुब्बारे को किसी कपड़े से रगड़ दिया और दूसरे के पास लाया तो वो क्या किया, अब एक दूसरे को अटैक कर लिया और चिपक गया। और इसी को अगर हम दोनों ही गुब्बारे को कपड़े से रगड़ देते हैं तो फिर अगर हम उसको पास लाए तो वो एक दूसरे का मतलब अपोजिट बाहर विरोध करेगा उसका। तो एक एक मतलब जब हम एक रगड़े तो अट्रैक्ट किया और जब हम दोनों रगड़ दिए तो विरोध किया। तो यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, यही हमारा वेलोसिटी होता है। इसको और आसान तरीके से देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट पहले क्या होता है, दो वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है, हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। और वेलोसिटी क्या होता है, जब अब वो न्यूनतम दूरी जो है वो समय अंतराल में हो रही हो तब। ठीक, किसी समय अंतराल में जब कोई वस्तु की न्यूनतम दूरी मापी जाए, ठीक, तो वही हमारी हो जाए वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा, अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यही हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से और आज के इस क्वेश्चन से आपका काफ़ी जो सवाल है वो हल हो गया होगा। तो इस तरह की वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।